द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट E इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, एयर मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको सस्टेन कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और एयर कंडक्टिंग हो जाएगी और चार्ज जो है वो उस ऑब्जेक्ट से उड़ के कहीं मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होते ही एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर। 5 मीटर एक स्फीयर है, उसमें मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इतना चार्ज स्टोर कर सकते हो ताकि स्फीयर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वैल्यू या इससे कम रहे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो एयर जो है वो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज जो है वो उड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए स्फीयर है और अगर इस पे इस सर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो इसके आसपास की जो एयर है वो कंडक्टिंग हो जाएगी और स्पार्क होगा। ठीक है, और चार्ज जो है सरफेस से एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इतना चार्ज आप स्टोर कर सकते हो इस स्फीयर पे ताकि इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² की वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके बराबर हो सकती है, 3 × 10⁻⁶ के बराबर हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे के की वैल्यू डालनी है। आर आपको दिया है, डायमीटर दिया है 5 मीटर, तो आर हो जाएगा 2.5 मीटर और सारी वैल्यू डाल के आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, क्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 25 माइक्रोकूलम एंड 36 माइक्रोकूलम इज 11 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू द इंटेंसिटी विल बी जीरो। सिंपल है, दो चार्जेस हैं, एक 25 माइक्रोकूलम है, एक चार्ज है 25 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है आपके पास 36 माइक्रोकूलम और इनके बीच का सेपरेशन 11 सेंटीमीटर है। ठीक, पूछ रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस पे, तो मैंने कहा चलो 25 माइक्रोकूलम से x सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिए तो 36 माइक्रोकूलम से बचेगी 11 - x सेंटीमीटर डिस्टेंस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए आपका, ज़ीरो होना चाहिए। तो जितना 25 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही 36 का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, नेट में कैंसिल आउट हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो 25 का कितना होगा, तो ये जाएगा के क्यू कितना है 25 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूनिट्स मैंने चेंज नहीं करी क्योंकि मुझे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करने हैं। तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी माइक्रोकूलम होगा, इधर भी माइक्रोकूलम होगा, वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इधर हुआ के और इधर आपका आया 36 माइक्रोकूलम अपॉन ये बचेगा 11 - x का सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो यहाँ आएगा 5/x और इस तरफ आ जाएगा आपका 6/11 - x। इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 - 5x इज इक्वल टू 6x। तो 11x आपका आ गया 55, तो x आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो 25 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से वो डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर और 36 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से वो डिस्टेंस होगी 11 - 5 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर होगी 25 माइक्रोकूलम से और 6 सेंटीमीटर होगी 36 माइक्रोकूलम से। तो 6 वाला तो कोई आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाई। ठीक है, कोई कंडक्टिंग सरफेस है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो वहाँ पे सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सीधा फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस हो, कैसी भी सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है ये, और इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, तो इसके तुरंत बाहर जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा σ/ε0 और जस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, और सरफेस के क्या होता है, वो मेटल सरफेस अगर है तो सरफेस के क्या होता है, वो परपेंडिकुलर। कंडक्टिंग सरफेस है, मेटल सरफेस है, तो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या आंसर बनेगा आपका σ/ε0 एंड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस सी पार्ट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वलेंट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो सबसे जो सिंपल यूनिट बनी वो बनी न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है? ठीक। अब जरा समझिए, एक न्यूटन पर कूलाम भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, और एक वोल्ट पर मीटर भी होती है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ठीक है। अच्छा, अगर न्यूटन पर कूलाम में हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर मैं ऊपर मीटर से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे मीटर से मल्टीप्लाई करूँ, तो न्यूटन इंटू मीटर तो बन गया जूल, तो एक यूनिट इसकी ये भी बन जाएगी जूल पर कूलाम इंटू मीटर। तो 3 यूनिट दिखाई दे रही हैं, एक न्यूटन पर कूलाम दिखाई दे रही है, वोल्ट पर मीटर भी दिखाई दे रही है, और जूल पर कूलाम इंटू मीटर भी दिखाई दे रही है। तो कौन सी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है? तो आंसर आपका बनेगा बी पार्ट। A metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The lines of force follow the path shown in figure as। ठीक है, ये आपका एक मेटलिक सॉलिड स्फीयर है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा है। ठीक है, तो मेटल का अगर सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पर, और इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो ये बी आंसर तो बनेगा नहीं, और सी आंसर भी नहीं बनेगा, मतलब 2 वाली लाइन भी नहीं बनेगी, 3 वाली लाइन भी नहीं बनेगी। फर्स्ट वाली लाइन में दिक्कत ये है कि सरफेस पे वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, अगर एंड कर रही हैं तो परपेंडिकुलरली एंड करेंगे, और इमर्ज करेंगे तो परपेंडिकुलरली इमर्ज करेंगे। तो फर्स्ट वाला आंसर भी आपका नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा? 4th। यहाँ पे ये जो लाइन एंड कर रही है अभी सरफेस के परपेंडिकुलर एंड कर रही है, और यहाँ से जो इमर्ज कर रही है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर इमर्ज कर रही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और वो होती है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो अभी हमने देखा था न्यूटन पर कूलाम भी था, और वोल्ट पर मीटर भी था, लेकिन वोल्ट पर मीटर यहाँ है नहीं, और न्यूटन पर कूलाम था, और जूल पर कूलाम इंटू मीटर था। ये कई सारे ऑप्शन थे इसमें, तो ना ये आंसर मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए पार्ट। इसका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। The figure shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. The figure suggest, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और सी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ए और सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और बराबर है, और बी पे लाइंस दूर दूर हो गई हैं, तो बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। तो ए और सी पे बराबर है और बी पे कम होगी। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा आपका? इसका आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। ए और सी पे बराबर हैं और बी पे कम होगी। 2 spheres of radius a and b respectively are charged and joined by a wire. The ratio of electric field of the spheres। ठीक, जरा समझना है ढंग से। 2 स्फीयर हैं अलग अलग रेडियस के, मान ली एक का रेडियस बड़ी है और एक की रेडियस छोटी है। ठीक, एक की रेडियस ए है और एक की रेडियस बी है, और वायर से कनेक्ट किया है। अगर इनको वायर से कनेक्ट करोगे तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अगर हम कनेक्ट करें तो ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा पोटेंशियल अपॉन आर। किसी भी स्फीयर की सरफेस के लिए सिर्फ चलेगा, सरफेस, एट द सरफेस। तो पोटेंशियल तो दोनों केसेस में सेम होगा, इसकी सरफेस का पोटेंशियल और इसकी सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि एक वायर से कनेक्टेड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर जो है, जो कि पोटेंशियल के बराबर है, वो तो सेम है दोनों केस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर का प्रोडक्ट सेम है। तो पहले केस का इलेक्ट्रिक फील्ड में कह देता हूँ ई ए, और उसकी रेडियस कह दे रहे हैं ए, इक्वल टू किसके बराबर होगा? दूसरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी और उसकी रेडियस बी। तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, यानी हमें निकालना है ई ए अपॉन ई बी। तो ये किसके बराबर हो गया? तो ये आपका आ गया बी अपॉन ए के बराबर। सो योर आंसर इज बी पार्ट।